नमस्कार। करगिल विजय दिवस को लेकर आज हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनका पूरा देश नमन कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में खास बातचीत करने के लिए दो मेहमान हैं जिनका संबंध कारगिल युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल विजय कुमार सिन्हा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। इन्होंने उस दौरान में बहुत सारे घायल सैनिकों के सर्जरी भी किया है इन्होंने, तो उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर बाल गोविंद पाठक जी हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। हम दोनों खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देश की रक्षा के लिए हमारे जवान हमेशा आगे रहते हैं और वो कभी ये नहीं सोचते कि वो देश के खातिर उनका बलिदान होगा, और उसके बाद वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि देश की सेवा हर हाल में किया जाए, चाहे किसी भी विषम परिस्थिति में हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो सबसे पहले मेजर जनरल विजय कुमार सिन्हा जी से, किस तरह का एक्सपीरियंस आपको, 21 साल हो गए, आज 21वां साल कारगिल युद्ध हुए हो गए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 1999 21 साल पहले यही महीना था और हमें अखबारों से और अपने सूत्रों से भी पता तो चल ही रहा था कि लड़ाई किसी भी समय शुरू हो सकती है। तो शुरू हुई लड़ाई, और हमारा आर्मी मेडिकल कोर में जो सिस्टम है ये है कि जो सैनिक घायल होते हैं उनको हम एक स्टेज वाइज नीचे लाते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो सबसे पहले उनका RAP रेजिमेंटल एड पोस्ट होता है, वहाँ फर्स्ट एड दिया जाता है। फिर लाइफ और लिम्ब सेविंग सर्जरी जो फील्ड हॉस्पिटल होते हैं वहाँ किया जाता है, जो कारगिल में ही था। उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर से श्रीनगर या उधमपुर लाया जाता था और उसके बाद उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए बेस हॉस्पिटल्स में रखा जाता था। तो फॉरवर्ड हॉस्पिटल में बिल्कुल लाइफ सेविंग लिम्ब सेविंग सर्जरी और बिल्कुल थोड़े दिनों तक रखा जाता है और उसके बाद उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए बेस हॉस्पिटल्स में। तो मैं चूंकि स्पेशलिटी में हूँ इसलिए मैं बेस हॉस्पिटल्स में था और करीब 1300 कुछ लोग घायल हुए थे कारगिल की लड़ाई में, जिसमें 100 से ज़्यादा मरीजों का इलाज हम लोगों ने अपने अस्पताल में किया था। पर उसमें मैं सिर्फ अपने अस्पताल और अपनी बात नहीं करूँगा, मैं आर्मी मेडिकल कोर की तरफ से बोलूँगा। एक हम लोग उस लड़ाई का हिस्सा थे, क्योंकि मरीजों के लिए जो सैनिक घायल होते हैं उनके मनोबल में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि ये डॉक्टरी संस्था जो है मेडिकल कोर, ये उनको बचा लेगी। और हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात होती है कि उनमें से एक भी आदमी जो एक दफ़ा चिकित्सा सेवा में पहुंच गया उसमें किसी का देहांत नहीं हुआ। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। कारगिल में भी और इसके पहले श्रीलंका ऑपरेशंस में भी हम लोगों ने ये किया कि एक बार जो हमारे पास आ गया हमारे केयर में, उसमें से एक भी देहांत नहीं हुआ मरीजों का। हम जानना चाहेंगे आपसे विजय कुमार सिन्हा जी से, हम आगे चर्चा करेंगे। इस बीच हम बाल गोविंद जी से एक लेते हैं सवाल कि किस तरह के आपके क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि आप भी सीधे तौर पर कारगिल युद्ध से जुड़े हुए रहे हैं। मैं बता दूं, मेरी यूनिट कश्मीर में गुरेज वैली में 97 से लोकेटेड थी। सो जब से शुरू हुआ, जब से पेट्रोलिंग का डिटेक्शन हुआ, मैं खुद हेलीकॉप्टर के साथ उस डिटेक्शन टीम में भी गया। जब उनके पैर के चिन्ह मिले थे बर्फ़ के ऊपर और ये शक शुरू हुआ था, ये जनवरी 99 की बात है। तो उस समय से और कई बार हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे मेरे अच्छे दोस्त थे, तो उनके साथ जाकर गया था। तो शुरुआत से मैं उसमें इन्वॉल्व रहा। बीच में मैं मार्च में एक सीनियर कमांड कोर्स होता है, मैं चला गया था देवलाली। तब तक ये जो है लड़ाई पूरी छिड़ चुकी थी। तो अचानक मुझे खबर मिला और स्पेशल ट्रेन से और फिर स्पेशल दिल्ली में मेरे लिए हवाई जहाज़ वेट कर रहा था। वहाँ से मुझे श्रीनगर लाया गया और श्रीनगर से हेलीकॉप्टर के से सीधा जो बैटलफील्ड में लाया गया। और इस लड़ाई की खुशूसियत ये है कि बहुत सारे चीज़ जो अमूमन युद्ध के क्षेत्र में जो एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, उस तरह के काम किए गए। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया था, आप मस्को वैली का नाम सुने होंगे। मस्को वैली के लेफ्ट में एक तिलेल वैली आता है, उन दोनों को जो अलग करता है उसको काबुल गली एक पास है, उसके थ्रू होता है। तो काबुल गली से इधर तिलेल वैली का मैं सब सेक्टर कमांडर बनाया गया था। तो पूरा कोऑर्डिनेशन करना मेरी जिम्मेवारी थी। तो उस
काबुल गली के नीचे एक जो जगह है चकवाली, जो वहाँ आदमी कभी नहीं, 2 दिन पैदल का रास्ता होता है वहाँ जाने के लिए। डिसीजन लिया कि हम एक आर्टिलरी का तोप डिसमेंटल करके वहाँ ले जाएं, ताकि उसी इलाके में दुश्मन सामने पहाड़ी पर बहुत जम गए थे, बहुत नुकसान कर रहे थे। तो हमने उसको डिसमेंटल किया। आज तक मिलिट्री हिस्ट्री में कहीं भी 105 मिलीमीटर गन को डिसमेंटल करके हवाई जहाज से नहीं लिया। बहुत साहसी काम था और बहुत खतरनाक, बहुत रिस्क भरा हुआ था। यहाँ तक कि हम लोग अगर 2 मिनट से 5 मिनट भी लेट होते तो एयरक्राफ्ट क्रैश करते, क्योंकि वेट इतना था। वहाँ जाके असेंबल किया, और आपको बता दूँ जो हमारे ऊपर कहर ढा रहे थे, रात को 2 बजे मैं पहुँचा और रात को 2 बजे असेंबल हुआ, और 5 बजे तक हमने उन पर सामने फायरिंग शुरू की। सुबह होते होते 5 बजे तक पूरा शांत हो गया। फिर 5 पैरा बटालियन थे, उनके लोगों को हमने भेजा। तो वहाँ से एक सरदार जी था, आज तक वो सेंटेंस मेरे कान में गूंजता है रेडियो के ऊपर, कि साहब मुंडी गिनाना में वास्ते 35 डेड हेड उसने काउंट किया उसने। और 8 बजते बजते पाकिस्तान के 2 लोग सफ़ेद झंडा लेकर के आए, और प्लेट में शक्करपारे लोकल जो है बेसन को बनाते हैं, बोलते कि आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहो। तो विजय कुमार सिन्हा जी से हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से, जैसे एक कहा जाता है कि करगिल का जो युद्ध हुआ था, तो उस समय हमारी तैयारी उस तरह से उस समय, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो बीच में जो कहते हैं कि पीछे से छुरा घोंपना, वो चीज़ उन्होंने किया था, विश्वासघात करके ये चीज़ उन्होंने किया और आके हमारे इलाके में वो छुप गए थे। तो वैसे में कहा जाता है कि हमारे जवानों का जो साहस था उस दौर में वो हिमालय से भी ज़्यादा अडिग था। तो इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि जब जवान आपके पास आ रहे थे तो उनका एक जोश बिल्कुल देखते हुए नहीं, वो जोश तो एक अद्भुत चीज़ है। हमारे जवानों की का जोश जो है वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। अब एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे पास जवान आते थे तो हम लोगों का एक नियम था कि उनका इलाज जितने दिन अस्पताल में जरूरी है अस्पताल में किया गया, और उसके बाद जब उनको बाकी स्वास्थ्य लाभ के लिए हम उनके घर भेज देते थे। इसको हम लोग सिक लीव कहते हैं। एक नहीं अनेक जवान वो कहते थे कि साहब मुझे सिक लीव मत दीजिए, मैं वापस जाऊंगा, लड़ूंगा। तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है, तुम्हारे प्लास्टर लगा हुआ है, तुम अभी ढंग से खाना नहीं खा पाते हो, कैसे लड़ोगे? नहीं साहब मुझे एक बार फिर जाने दीजिए, मैं लड़ना चाहता हूँ। ये जोश है, जो गोली लग के 2-4 गोली लग के स्प्लिंटर लग के हमारे पास आए हैं, और वो घर जाने के बदले कह रहे हैं कि हम दोबारा जाना चाहते हैं लड़ने के लिए। ये जोश होता है, ये जज्बा होता है। और ये किसी किताब को पढ़ के, किसी ट्रेनिंग से नहीं आता है। ये जज्बा जो है सो एक फौज का माहौल अपने जवानों में पैदा करता है। वो एक सामूहिक सी होने वाली चीज़ है, अपने कौम के नाम पे, अपने गांव के नाम पे, अपने रेजिमेंट के नाम पे, अपने देश के नाम पे, कि हम मरेंगे तो मरेंगे लेकिन देश का सिर नहीं झुकने देंगे। ये बात मरेंगे तो मरेंगे लेकिन देश का सिर झुकने नहीं देंगे। ये युद्ध जो था ये करीब 2 महीने तक चला था। मई में शुरू हुआ था और जाकर आज जो हम जश्न मना रहे हैं विजय दिवस, और अपने जवानों के दम पर आज हम ये जश्न मना रहे हैं। आप क्योंकि उसके एक पार्ट रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अनुभव, और कि किस तरह से जो जोश के जरिए करगिल जैसे दुर्गम इलाकों में भारत ने फतह किया था, उनको भगाया था खदेड़ कर। आप विश्वास नहीं के दुर्गम की बात करते हैं। जहाँ मैं चकवाली में गया था, वहाँ जाने के लिए 2 दिन पैदल का रास्ता है, सप्लाई लाइन कुछ भी नहीं है। और जहाँ हम डिप्लॉयड थे, 2 पहाड़ी में एक शेडो बीच में डिप्रेशन था, तो हमारे जवान रस्सी 70 फीट रस्सी लगा के बर्फ़ का पहाड़ पर चढ़ करके वो पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे थे, और दोनों हाइट पर पाकिस्तानी बैठे हुए थे। मतलब आपको नेचुरल कॉल के लिए जाना है तो आपको गोली लगी। रात का वेट करते थे तभी वो निकल सकते थे, किसी नेचुरल कॉल के लिए जा सकते थे। खाने के नाम पर 2-3 दिन में एक दिन सूखी हुई पूरी तो आते थे, 2 दिन टाइम लगता था। उसको फिर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाता तो उस पर रहते थे। कई लोग तो बर्फ खा कर रहे जी। ऐसे हालत में जब ये हमने ऑपरेशन किया उस दिन रात को, उसके बाद उनका ये तकरीबन 7 से 8 दिन तक ऐसा पोजीशन था, लेकिन किसी के हिम्मत नहीं हिला, हिलत नहीं। और यहाँ तक कि उधर से शेलिंग जो हो रही थी, मैं बताऊँ कि वहाँ मुझे पूरी जिम्मेवारी थी। तो एक दिन 2 लड़के आए, दोनों को सर फटे हुए थे, शेलिंग लग गया था। मेरे पास RMO था, डॉक्टर जो होता है मेडिकल कैप्टन साहब थे।
तो एक का उन्होंने जो सिलाई कर दिया, तब तक मैं हेलीकॉप्टर, छोटा वाला हेलीकॉप्टर बुला कर एवेक्यूएट करने के लिए दिया। दूसरे के सिलाई के लिए उसका जो धागा था सिलाई वाला वो खत्म। बाद में मैं जब चेक बैक किया, जिसका सिलाई हुआ था वो तो बच गया, और जिसका धागा खत्म हो गया था उसको बचा नहीं पाया। इतना दुख हुआ। ऐसे माहौल में सबका हौसला अफजाई करते हुए उनको मोरल अप करना बहुत बड़ा टास्क होता है। और जब तक आप साथ नहीं रहेंगे, वो सब देखते हैं कि सब लोग, हम सब एक ही कठिनाई से जुड़ रहे हैं और सब एक जज्बा के लिए, एक कारण के लड़ रहे हैं, तो पीछे कुछ नहीं सोचते कुछ भी नहीं सोचते बस आगे मारना है। और किस तरह का जो हिम्मत और जज्बा है उसकी बयानगी पेश कर रहे थे बाल गोविंद पाठक जी। हम विजय कुमार सिन्हा जी से जाने, क्योंकि लगभग 550 जवान हमारे शहीद उस समय हुए थे जी, तो और लगभग 1300 जवान हमारे घायल हुए थे। पाकिस्तान ने जिस तरीके से किया था, क्योंकि पाकिस्तान, उसके पहले भी पाकिस्तान के साथ हमारा द्वंद्व और करगिल को लेकर, और वो जो खासकर लेह वाला इलाका है और करगिल का जो इलाका है, क्योंकि एक दौर लगभग 1.5 साल मेरी भी पोस्टिंग वहाँ पर रही है, तो मेरा भी अनुभव, उत्सुकता एक रहती है। जैसे अगर हमने पढ़ाई के दौर में वो चीज़ें पढ़ी थी कि करगिल का युद्ध हुआ, तो एक उत्सुकता की करगिल में जाके, जैसा कि अभी बता रहे थे हमको पाठक साहब कि किस तरह से वो दुर्गम इलाका है, तो रियली में जाने में 2 दिन लगता है, 3 दिन, और उसके बाद सैनिक पैदल जाने के बाद वो मोर्चा संभाल कर उसके बाद उन्होंने खदेड़ा। तो साहस बहुत बड़ी बात है। और उसमें आप लोगों की जो भूमिका कि एक डॉक्टर्स भी वहाँ रहते हैं, टीम पूरी रहती है और लगातार सारे लोग मिलकर काम करते हैं। तो वैसे में पाकिस्तान को जो हमने शिकस्त दिया, ये मोरल के साथ साथ पूरा सपोर्ट था। देखिए, शिकस्त में कई चीज़ें होती हैं। शिकस्त हमारे लिए, शिकस्त देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामरिक रूप से, इसलिए कि उनकी पोजीशन अच्छी थी। वो जो है वो ऊंचाई पे थे और हम नीचे से जा रहे थे, तो ये शुरू में हमारा डिसएडवांटेज था। इसमें हिम्मत और लॉजिस्टिक्स दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अंत में इसका प्रमाण है कि हमने 1.5 महीने के अंदर सबको खदेड़ के वो भगा दिया। इसमें हमारे लोग घायल हुए, काफ़ी लोग घायल हुए, 500 से ज़्यादा, जैसा आपने बताया, लोग शहीद भी हुए। लेकिन एक और चीज़ जो है, हम लोग मेडिकल कोर के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सिर्फ इलाज से और सिर्फ समय से मेडिकल सहायता मिलने से, जैसे इन्होंने बताया कि धागा और सिलाई से नहीं बचता है। एक बचने के लिए भी और ठीक होने के लिए भी आदमी में जो एक जिजीविषा जो कहते हैं, आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, जिजीविषा। और ये जिजीविषा एक हिम्मत का हिस्सा है कि हिम्मत है, और देश के लिए जो हमारा मोटिवेशन है उसका उसका डेडिकेशन और मोटिवेशन का हिस्सा है वो जिजीविषा, कि हम रहेंगे तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे इसलिए हम रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़। तो हम रहेंगे तो लड़ेंगे, तो ये एक जोश होता है जो आर्मी के जवानों में, जिसकी बात सिन्हा साहब कर रहे हैं कि किस तरह से जवानों में जोश होता है। और उसका एक जो हम कह सकते हैं कि वो जब हम या तो विजय हासिल करते हैं या किसी को पीछे हटाते हैं और अपने सामरिक रक्षा और देश की जब रक्षा करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा, ये आत्म जो कहते हैं अनुभूति की भी बात होती है। और आत्म जो आदमी को कहते हैं आत्मबल भी इससे पैदा होता है। और लोग, सेना के जो जवान होते हैं, इसी आत्मबल और हौसले के दम पर, चाहे वो सियाचिन जैसे दुर्गम इलाके हों जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर होता हो, कारगिल जैसे इलाके हैं, लेह जैसे इलाके, या जो भी हमारे बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पर अपनी सेवा देते हैं। हम थोड़ी सी अब समझने की कोशिश करेंगे पाठक साहब से कि 99 का जो भारत था और आज का जो भारत है, किस तरीके से वो भारत बदला, और सामरिक रूप से और कह सकते हैं सैनिक शक्ति के रूप में कितने और ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं उस दौर से। देखिए, भारत का एक खुशकिस्मती केस जी कि बहुत कम देश को ऐसा मौका मिलता है कि लाइव एक्सपीरियंस मिले लड़ाई का। वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास बहुत अच्छे हथियार हो सकते हैं जी, बहुत प्लानिंग हो सकती है, बहुत थ्योरी है, लेकिन जब तक आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उसका मुकाबला कुछ नहीं कर सकता जी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम जो है कारगिल में हमें बहुत बड़ा लेसन मिला, और हमको उस लेसन से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिला जी। और उसका रिजल्ट हमें सामने आ रहा है। जिस तरीके से अभी हमने चीन को गलवान में शिकस्त दिया, जबकि हमें इस पर पूरा सरप्राइज रूप से अटैक किया, फिर भी उनको हमने दोबारा मारा। वो दहलते हैं कि इनसे सामने जाएंगे तो मारेंगे हम। तो इस तरीके से बाकी जो सरकार की तरफ से जितने भी प्लानिंग हुई, जितना भी सपोर्ट हुआ, नए इक्विपमेंट आए, अभी ऐसे हमारे पास आर्टिलरी आ रहे हैं जिसको हवाई जहाज से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लाइट टैंक आ रहे हैं जिसको हवाई जहाज से दूसरी जगह ले रहे हैं। ये सब रीऑर्गेनाइजेशन, एक नया सोच, नया विचार, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी
खासकर कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट में, स्पेस में जिस तरह से उछाल मार रहा है, उसका हम आर्मी के अंदर डिफेंस फोर्सेस कैसे इंटीग्रेट करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा करें, ये सब पर चल रहा है और उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं जो शहीद हमारे जवान हुए, उनके सैन्य की शौर्य गाथा और बलिदान की हम चर्चा कर रहे हैं और विजय दिवस के रूप में पूरा देश उन्हें नमन भी कर रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं। सिन्हा जी से एक सवाल और कि जिस तरीके से अगर एक्सपीरियंस की बात करें कि लगभग 21 साल करगिल युद्ध हुए हो गए, वैसे में तब का भारत और आज के भारत में आप कितना देखते हैं कि भारत और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है? भारत तो प्रगति के पथ पे चल ही रहा है और खास के पिछले 2-3 दशकों में प्रगति काफ़ी हुई है जी। जो मेडिकल कोर की प्रगति के बारे में मैं खास रूप से कहना चाहूँगा कि तब से और अब के बीच में, मैं जब आज से करीब 10-1 साल पहले कुछ दिनों में प्रोक्योरमेंट का भी काम किया अपने मेडिकल कोर के लिए, तो अभी हमारे जो भी अस्पताल हैं या जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, 200 से ऊपर अस्पताल हैं आर्मी मेडिकल कोर के, आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला के, उनकी सुविधाएं उनके बराबर समकक्ष बाकी अस्पतालों की तुलना में, जैसे दिल्ली में हमारा RNR हॉस्पिटल है आर्मी का, जो एपेक्स हॉस्पिटल है, उसकी तुलना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से वो कहीं भी कम नहीं है इक्विपमेंट और एक्सपर्टाइज में। या हमारे कमांड हॉस्पिटल्स जो हैं, जो कमांड लेवल पे हैं, तो वो किसी भी राज्य की राजधानी के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतरीन है। तो इस तरह हर लेवल पे हमारे मेडिकल कोर के हॉस्पिटल्स जो हैं, जो दुनिया में कोई भी इक्विपमेंट किसी भी अस्पताल में उस तरह के उस साइज के हॉस्पिटल में जो है, उससे हम बेहतर इक्विप्ड हैं। और डॉक्टरों की ट्रेनिंग के मामले में भी हमारे डॉक्टर आज जो हैं मेडिकल कोर के, जैसे सैनिकों की ट्रेनिंग में इजाफा हुआ, उनकी सुख सुविधाओं में भी इजाफा हुआ, इक्विपमेंट में इजाफा हुआ, तो उस तरह जो है सो डॉक्टरों की ट्रेनिंग में, डॉक्टरों के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें, और तमाम जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें बहुत सुधार हुआ है और आज हम पहले से बेहतर स्थिति में हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आज हम पहले से बेहतर स्थिति में हैं और लगातार, जैसा कि कह रहे थे हमें सिन्हा साहब, कि किस तरह से हम प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ रहे हैं और आर्मी के क्षेत्र में भी, चाहे वो तकनीकी स्तर पर हो, आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में हो, लगातार भारत प्रगति कर रहा है। और उससे क्या होता है कि अगर आप इक्विप्ड होते हैं, चाहे सेना के जवान हो, अगर उनके पास सारी सुविधाएं पहुंचती है और वो तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं, और जो बड़े बड़े हथियार आज के समय में हम कहते हैं कि विकसित राष्ट्र हैं, वो हथियारों से लैस है, तो उसकी अगर प्रवाह और उस तरह के हथियार हमारे पास पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर सेनाओं का भी मनोबल बढ़ता है। तो उससे आज भारत लगभग इक्विप्ड है, जैसा कि दोनों हमारे खास मेहमान बाल गोविंद पाठक जी कह रहे हैं और सिन्हा जी बोल रहे हैं। तो किस तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करगिल का जो युद्ध हुआ था 60 दिनों में, हमने वैसे विषम परिस्थिति में भी पाकिस्तान को वहाँ से पीछे खदेड़ा था, और जहाँ पर कि एक तरीके से पाकिस्तान ने भारत के माता के पीठ में जो है वो छुरा घोंपने का काम किया था, और कहा जाता है कि पीछे से उन्होंने वार किया था और छुपकर उन्होंने एक तरीके से लड़ाई की कोशिश की थी, और जिसका भारत ने जवाब दिया। इसमें सेना की बहुत बड़ी भूमिका थी और सेना ने विषम परिस्थितियों के बावजूद उसको परास्त किया और उन्हें पीछे खदेड़ा। क्या बिल्कुल सही बोला आपने कि सेना का एक जुनून होता है जी। एक बार जो सिविल एक लड़का जो भर्ती होता है 17 साल 18 साल में, उसको इस तरह से मोल्ड कर दिया जाता है कि उसका नजरिया बदल जाता है। परिवार, दोस्त सब पीछे रह जाते हैं, एक ही जो होता है कि अपने पलटन के लिए हमें जीतना है। मतलब देश की रक्षा करना है, उसके आगे कुछ नहीं है। और एक तरह से माहौल बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें किसी का प्रेशर, किसी का लाभ, इस तरह का से कुछ तरीका से कोई पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता है जी। एक चीज तो और भी कहा जाता है कि कारगिल का जो युद्ध था पाठक जी, उसमें जो ज्यादातर जवान जो शहीद हुए थे वो 30 साल से कम आयु वर्ग के थे। तो सोचिए कि युवाओं का जोश किस तरह का रहता है, बहुत जबरदस्त है। ये बहुत हम खुशकिस्मती है कि हमारा जो विरासत है हमारी, वो इस तरीके से हमें मिली है। शुरू से महाभारत से ही है कि जहाँ जो जब तक तुम लड़ाई में जाते हो तो उससे बड़ा जो है पुण्य का काम, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो इस तरीके से हमारे खून में दौड़ता है, और खासकर जब उस परिप्रेक्ष्य में, उस माहौल में आप रहते हैं, तो सेकंड बात तो दिमाग में आती ही नहीं है। और उनको पता है
कि हमारे पीछे पूरा देश खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, हर व्यक्ति खड़ा है, तो उसके लिए हमें चिंता करने की फिर वो एक तरह का जो फियर होता है वो सब कुछ खत्म है, उनके पास कुछ भी नहीं है। आपके एक्सपीरियंस क्या है सिन्हा जी? जैसे कि आप बता रहे थे कि जो आ रहे थे तो अगर उनका कोई सर्जरी भी हुआ तो कुछ भी, तो वो फिर बॉर्डर पे जाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो मैंने काफी लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम सिक लीव नहीं जाएंगे, और कई लोगों ने तो हमें ये भी कहा कि अब जैसे उनकी यूनिट अगर डी इंडक्ट होके पीस में आ रही है तो साहब हमारी पोस्टिंग वापस करा दीजिए। तो ये सब चीजें जो हैं वो एक आपको थोड़ी दिल को छूने वाली बात वो बताता हूँ। मेरे एक डॉक्टर कलीग ही थे, कर्नल, उस समय कर्नल थे, बाद में वो जनरल होके वो भी रिटायर हुए, कर्नल मिश्रा। तो वो हम लोग एक टीम का हिस्सा थे, जितने पेशेंट्स आते थे जी उनका इलाज करते थे, और वो दिन रात करने वाली बात होती थी उसमें, तो न सुबह न शाम। ये उसी बीच में एक खबर आई, उनका अपना लड़का जी कैप्टन इन सिग्नल्स, उसका वो वीर गति को प्राप्त हुआ उसी कारगिल में ही युद्ध में, और उनको खबर आई, काम नहीं रोका उन्होंने, काम करते रहे। तो जो सीमा पे लड़ने वाला है उसका जज्बा भी, और उसी लड़ाई के बाद उनको, कर्नल मिश्रा को, और उस समय मैं कर्नल सिन्हा था, हम दोनों को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और उनको लोगों को विशिष्ट सेवा मेडल के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने में थोड़ी सी घबराहट होती थी कि इनको कैसे फेस किया जाए, जिसका लड़का चला गया हो उसको किस बात की मुबारकबाद दी जाए। पर ये फौज है जी, इस बात में ये हर फौजी पैदा होता है, ये जो फौज में आता है ये सोच के मरेंगे जिएंगे, नाम देश का और अपनी पलटन का अमर करेंगे। हाँ, ये तो कहा भी जाता है कि वीरों के रक्त से ही हमारी जो आज़ादी है वो बची रहती है, और उसी के दम पर हम आज़ाद भारत और उसकी बात करते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है हमारे जवानों और सैनिकों का है। बिल्कुल। पाठक जी, एक एक्सपीरियंस और, क्योंकि अब हमारे पास वक्त की कमी है थोड़ी सी, तो जल्दी जल्दी हम चाहेंगे कि आप जो करगिल के साथ आपके एक्सपीरियंस और एक जो जुड़ाव, क्योंकि आप लगातार उस पलटन के साथ रहे, जो फतह करने में और पाकिस्तान के सेना को पीछे भगाने में शामिल रही है। ये बता दूं, मैं बता, जहाँ 2 दिन जाने में लगते थे वहाँ हमारे जवान, एक जगह है नीरू जी, नीरू, उसके आगे फिर बड़ौत पड़ता है, फिर जो है चकवाली पड़ता है, वहाँ तक जवान अपना कंधा लगाकर जी, गाड़ी तो जा ही नहीं सकती, उससे लेकर के वहाँ तोप पहुँचा करके, और एक तोप का वजन तकरीबन वो जो है तकरीबन 16 से 17 केजी होता है, बक्से के अंदर 25-30 केजी होता है। जहाँ सांस ऑक्सीजन की कमी, वो ले करके 2 दिन तक का, विश्वास नहीं कहते, 2 दिन तक जब फायरिंग होती गई, इतना थक गया कि लड़का वहाँ गिर गया गन के पास, ऊपर से दुश्मन का गोला आ रहा है, वो बोलते ठीक है आने दो, उसका ए एटीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से जिसमें जज्बा है कि 3 से 4 दिन तक लगातार वो फायरिंग करते रहे, बिना कोई रेस्ट के, बिना कोई सांस लिए, उसमें कोई भी लेकिन शिकन नहीं है उसके चेहरे पर कि हमें ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो ब्रिगेडियर बाल गोविंद पाठक जी हमको बता रहे थे कि किस तरह का अनुभव करगिल में जवानों में जो हौसला था, और उनको जो देश के प्रति एक जुनून जो हम कहते हैं, वो अंदर से जुनून जो पैदा है कि नहीं, हमें आखिरी सांस तक देश की रक्षा करनी है और अपने सीमा की रक्षा करनी है। पाठक साहब से हम बात कर रहे थे, सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सिन्हा जी से एक बार और एक सवाल जानते हैं। मेजर जनरल ये रिटायर हुए हैं, विजय कुमार सिन्हा जी हैं, और इनका करगिल के दौरान जो घायल जवान हुए थे उनका इन्होंने इलाज किया है। तो लगातार जवानों के अंदर एक जज्बा उनको देखने को मिला था, और वो जज्बा कहते हैं सिन्हा साहब कि उसी जज्बे के दम पर जो हमारी आज़ादी है और वीरों के जो शहीद जो वीर हुए हैं उसके दम पर आज हम ये जश्न भी मना रहे हैं, और विजय का जश्न और कारगिल का विजय मना रहे हैं। क्या इसमें एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि विजय दिवस कारगिल का है जी। हम कारगिल के वीरों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे वहाँ जो गए, पर हर वीर जी, चाहे वो कारगिल की लड़ाई में लड़ा हो या उसके अलावा जो है वो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद होता है या घायल होता है, सबका रोल उतना ही महत्वपूर्ण और हमेशा महत्वपूर्ण है। कि कारगिल की लड़ाई में मरे या इस लड़ाई में मरे, उससे वो शहादत कोई बड़ी नहीं हो जाती उससे जो प्रतिदिन हम अपने आतंकवादियों से मरने में जो जा रहे हैं। हर देशवासी, हर सैनिक जो घायल होता है या वीर गति को प्राप्त होता है, वो उतना ही श्रद्धेय है, उतना ही नमनीय है।
तो हर जवान उतना ही नमनीय है, जैसा कि कारगिल बता रहे हैं हमें सिन्हा साहब कि जो भी हैं उनको हमको नमन करना चाहिए और देश की रक्षा के लिए जो भी बलिदान देते हैं वो, क्योंकि चाहे वो हर डे के रूटीन में हो, चाहे करगिल जैसे युद्ध होते हैं सीमाओं पर। लास्ट कमेंट आपसे हम चाहेंगे पाठक जी, किस तरह से आप याद करेंगे आज के दिन को? कारगिल में मैं उन सभी शहीदों को, हाँ, उनके परिवारों का नमन करता हूँ। शहीद तो अपना जान दिए, लेकिन उनके परिवार जो उनके लिए सेक्रीफाइस की जी, जो वो सफरिंग उनके बाद जो हुआ, उनके बच्चों को, फैमिली को, माता को, पिता को, सबको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, आदर करता हूँ। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उन शहीदों की आत्मा को शांति मिले और उन परिवार को हमें मौका मिले कि हम उनकी मदद कर सकें। आप किस तरह से याद करेंगे सिन्हा जी? मैं इस तरह से याद करूंगा कि अगर ये मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मेरे स्टूडेंट्स में, मैं एफएमसी में जो प्रोफेसर था, मेरे किसी स्टूडेंट ने पूछा था और मैंने इसका जवाब यही दिया था कि अगर ऊपर वाले ने फिर मुझे मौका दिया यहाँ आने का, तो मैं इसी देश में पैदा होके इसी आर्मी मेडिकल कोर में यही करूँगा जो इस जन्म में किया हूँ। तो हमारे दोनों खास मेहमानों को विदा करने का वक्त आ गया है। इन्होंने किस तरह से अपने अनुभव शेयर किए और किस तरह से उन्होंने बताया कि जो हमारे जवान हैं वो किस तरह से रक्षा करते हैं, कितने विषम परिस्थितियों में वो देश की सेवा के लिए एक एक पल और आखिरी सांस तक तत्पर रहते हैं। तो हमारे दोनों खास मेहमान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।